मई 1987 पाकिस्तान की इन तंग और घुमावदार गलियों में आज एक अजीब सा मंजर है। आईएसआई का सबसे लाडला और भरोसेमंद गुर्गा आज अपनी ही जान बचाने के लिए ऐसे भाग रहा है जैसे कोई चूहा बिल खोज रहा हो। उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं, सांसें बुरी तरह फूल चुकी हैं और उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है कि उसे अपनी मौत सामने खड़ी दिख रही है। उसके पीछे 2 मोटरसाइकिल सवार लगे हुए हैं। देखने में वे आम लोग लगते हैं, लेकिन वह जानता है कि ये आम लोग नहीं हैं। ये हैं भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट। कुछ देर तक गलियों में यह पीछा चलता रहता है, फिर अचानक मोटरसाइकिल सवार कहीं गायब हो जाते हैं। आतंकवादी दीवार के सहारे खड़ा हो जाता है। उसकी सांस इतनी तेज चल रही है कि मानो सीना फट जाएगा। वह खुद से बुदबुदाता है, आज तो मेरी बहादुरी ने मुझे बचा ही लिया। वह जैसे ही चैन की सांस लेने वाला होता है, उसी पल उसके सामने फिर वही 2 मोटरसाइकिल सवार आकर खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक आदमी धीरे से मुस्कुराता है और अगले ही सेकंड एक के बाद एक 9 गोलियां उस आदमी के शरीर के आर पार निकल जाती हैं। आईएसआई का यह खूंखार आदमी, जिसने भारत में हजारों मासूमों की जान ली थी, अब पाकिस्तान की उसी गली में खून से लथपथ मरा पड़ा है। उधर लगभग 7000 किलोमीटर दूर पेरिस में एक फोन बजता है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से सिर्फ 3 शब्द सुनाई देते हैं, ऑपरेशन हॉर्नेट सक्सेसफुल। फोन पकड़ने वाले आदमी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। उसकी आंखों में संतोष दिखाई देता है। उसका नाम है संजीव जिंदल। लेकिन इस मिशन की कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। इसके लिए हमें 3 साल पीछे जाना होगा। 1984 का भारत। यह वह समय था जब देश लगातार आतंकवादी हमलों से जूझ रहा था। अलग अलग शहरों में बम धमाके हो रहे थे, गोलियां चल रही थीं और निर्दोष लोग अपनी जान गंवा रहे थे। अब तक 100 से ज्यादा आतंकी हमले हो चुके थे और करीब 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। देश इन हमलों के सदमे से अभी उबर भी नहीं पाया था कि अक्टूबर 1984 में एक ऐसी खबर आती है जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। यह खबर सुनते ही पूरे देश में सन्नाटा छा जाता है। हर भारतीय के दिल में दुख और गुस्सा दोनों भर जाते हैं। लेकिन जहां भारत इस दुख में डूबा हुआ था, वहीं लंदन में बैठा एक आदमी इस खबर पर खुश हो रहा था। उसका नाम था अब्दुल खान। फोन पर आईएसआई चीफ से बात करते हुए वह हंसते हुए कहता है, अब तो खेल से इनकी रानी भी बाहर हो गई। अब देखना, हम भारत को ऐसे जख्म देंगे कि वह कभी संभल नहीं पाएगा। अब्दुल खान कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं था। वह लंदन में बैठकर भारत में आतंकवाद का पूरा नेटवर्क चला रहा था। भारत में होने वाले कई बड़े हमलों के पीछे उसी का दिमाग था। उसके पास पैसा भी था, ताकत भी थी और सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसके पीछे आईएसआई का पूरा संरक्षण था। लेकिन खान को यह नहीं पता था कि भारत की तरफ से भी एक आदमी मैदान में उतर चुका है। एक ऐसा आदमी जिसकी हर सांस अपने देश के लिए थी। वह था रॉ का एजेंट संजीव जिंदल। नवंबर 1984 में लंदन की एक ठंडी शाम थी। संजीव जिंदल अभी अभी अपने पुराने क्लर्क ली से मिलकर निकले थे। ली ने उन्हें कुछ ऐसे गुप्त दस्तावेज दिए थे जिन्हें पढ़ने के बाद जिंदल का चेहरा गंभीर हो गया। इन दस्तावेजों में लिखा था कि पिछले कुछ महीनों से अब्दुल खान के घर लगातार कुछ खास लोगों का आना जाना बढ़ गया है। इन लोगों में आईएसआई के अधिकारी, पाकिस्तान के डिफेंस अधिकारी और भारत से भागा हुआ खालिस्तानी आतंकवादी संधू शामिल थे। लेकिन असली खतरा आगे लिखा हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार खान और संधू मिलकर भारत में बड़े पैमाने पर दंगे भड़काने की योजना बना रहे थे। उनका मकसद था भारत में ऐसा माहौल बनाना जिसे सरकार संभाल न सके और देश कई हिस्सों में टूट जाए। इतना ही नहीं, खान ने भारत के अलग अलग शहरों में अपने स्लीपर सेल भी एक्टिव कर दिए थे। अगर इन्हें समय रहते नहीं रोका गया तो हजारों लोगों की जान जा सकती थी। जिंदल समझ चुके थे कि यह खतरा बहुत बड़ा है और इसे तुरंत रोकना होगा। इसलिए वह सारे दस्तावेज लेकर तुरंत दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में रॉ के मुख्यालय में उनकी मुलाकात उनके वरिष्ठ अधिकारी अनुज भारद्वाज से होती है। जिंदल उन्हें पूरी जानकारी देते हैं और खान की साजिश के बारे में बताते हैं। कमरे में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। करीब 2 घंटे तक इस मामले पर चर्चा चलती है। आखिर में भारद्वाज जिंदल से पूछते हैं, तो तुम्हारे हिसाब से इसे रोकने का तरीका क्या है?
जिंदल बिना एक पल गंवाए जवाब देते हैं, सर खान लंदन में है और उसे वहीं खत्म करना होगा। यह सुनकर भारद्वाज थोड़े चौंक जाते हैं। वह गंभीर आवाज में कहते हैं, जिंदल तुम जानते हो भारत इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव में है। अगर लंदन में कोई गलती हुई तो इंग्लैंड के साथ हमारे रिश्ते बिगड़ सकते हैं। लेकिन जिंदल का जवाब साफ था। वह कहते हैं, सर गलती की गुंजाइश नहीं है और खान को जिंदा छोड़ने की भी नहीं। कुछ पल की चुप्पी के बाद भारद्वाज धीरे से कहते हैं, ठीक है, देश की गरिमा अब तुम्हारे हाथों में है। यहीं से शुरू होता है एक गुप्त मिशन, एक ऐसा मिशन जिसमें रॉ को आईएसआई के सबसे भरोसेमंद आदमी को उनकी नाक के नीचे से खत्म करना था। इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन हॉर्नेट। लेकिन यह मिशन जितना सुनने में आसान लग रहा था उतना था नहीं। अब्दुल खान कोई आम आदमी नहीं था। वह लंदन में सालों से रह रहा था। उसके पास ब्रिटिश नागरिकता थी, बड़ा कारोबार था और उसके आसपास हमेशा कड़ी सुरक्षा रहती थी। उसके बंगले के आसपास पुलिस और निजी सुरक्षा गार्ड तैनात रहते थे। इतना ही नहीं, उसके साथ हमेशा आईएसआई के प्रशिक्षित एजेंट भी रहते थे। यानी वह एक ऐसे किले में रहता था जहां बिना अनुमति के हवा भी नहीं पहुंच सकती थी। खान को पूरा भरोसा था कि दुनिया की कोई भी एजेंसी उसे छू नहीं सकती। लेकिन वह नहीं जानता था कि संजीव जिंदल ऐसे अधिकारी थे जो दुश्मन के दिल में घुसकर वार करना जानते थे। जनवरी 1985 में पेरिस की एक कॉफी शॉप में संजीव जिंदल दो लोगों के साथ बैठे थे। एक था रॉ का एजेंट मोहन और दूसरा था क्लार्क। मोहन रॉ के सबसे भरोसेमंद फील्ड एजेंटों में से एक था और कई खतरनाक मिशनों में अपनी काबिलियत साबित कर चुका था। जिंदल दोनों को ऑपरेशन की पूरी योजना समझाना शुरू करते हैं। वह बताते हैं कि मिशन दो हिस्सों में बांटा जाएगा। पहला हिस्सा होगा इंटेलिजेंस कलेक्शन और दूसरा होगा टारगेट एलिमिनेशन। पहले चरण में मोहन और क्लार्क को लंदन में रहकर खान के नेटवर्क के अंदर घुसना था और दूसरे चरण में अंतिम वार खुद जिंदल करेंगे। ब्रीफिंग खत्म होते ही मोहन और क्लार्क लंदन के लिए रवाना हो जाते हैं और जिंदल निकलते हैं ऑस्ट्रिया, जहां उनसे मिलने वाली थी उनकी सबसे भरोसेमंद इन्फॉर्मर सोफी। उधर लंदन में मोहन और क्लार्क कई दिनों तक खान की गतिविधियों पर नजर रखते हैं, लेकिन खान तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी उन्हें एक कमजोर कड़ी दिखाई देती है। ये आदमी था तारिक सिद्दीकी, जो खान के बंगले का माली था। मोहन धीरे धीरे उसे पैसे का लालच देकर अपने पक्ष में कर लेते हैं। अब सिद्दीकी खान के घर आने जाने वाले लोगों की जानकारी मोहन को देने लगता है। यह सिलसिला करीब 10 महीने तक चलता है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी जानकारी हाथ नहीं लगती। फिर एक दिन मोहन सिद्दीकी से कहते हैं कि उन्हें खान के घर आने वाले लोगों की तस्वीरें चाहिए, लेकिन सिद्दीकी डर जाता है और साफ मना कर देता है। हालांकि वह एक और मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वह खान के घर आने वाले सारे लेटर्स मोहन तक पहुंचाने लगता है। मोहन और क्लार्क उन चिट्ठियों को रॉ के सेफ हाउस में बैठकर जांचने लगते हैं। ज्यादातर चिट्ठियां साधारण निमंत्रण पत्र होती हैं। दोनों उन्हें बेकार समझकर अलग रखने लगते हैं। तभी अचानक मोहन की नजर एक कागज पर पड़ती है और जैसे ही वह उसे पढ़ता है दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह कागज कोई साधारण कागज नहीं था। वह एक बैंक स्टेटमेंट था और उसी बैंक स्टेटमेंट में छिपा था उस आतंकवादी नेटवर्क का पहला बड़ा सुराग। लंदन के उस सेफ हाउस में बैठे मोहन और क्लार्क अब उस बैंक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ रहे थे। कागज पर लिखे नाम देखकर दोनों समझ गए कि यह कोई साधारण दस्तावेज नहीं है। इसमें साफ दिखाई दे रहा था कि भारी रकम लगातार दो लोगों के खातों में भेजी जा रही है। पहला नाम था संधू और दूसरा नाम था हरबख्श। हरबख्श कोई मामूली आदमी नहीं था। वह संधू का बॉडीगार्ड था और उसके सबसे भरोसेमंद लोगों में गिना जाता था। मोहन तुरंत समझ गए कि अगर उन्हें इस पूरे नेटवर्क तक पहुंचना है तो रास्ता हरबख्श से होकर ही जाएगा। लेकिन सवाल यह था कि हरबख्श तक पहुंचा कैसे जाए। कुछ ही दिनों की निगरानी के बाद मोहन को पता चलता है कि इंग्लैंड में एक आदमी रहता है जिसका नाम अमरजीत है। अमरजीत भारत से भागकर इंग्लैंड आया था और वह हरबख्श का छोटा भाई था। यह जानकारी मिलते ही मोहन के दिमाग में एक योजना बनती है। अमरजीत कई दिनों से इंग्लैंड की नागरिकता पाने के लिए इमिग्रेशन ऑफिस के चक्कर काट रहा था। एक दिन वह फिर उसी ऑफिस में परेशान खड़ा था। उसके चेहरे पर थकान और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। तभी उसके पास एक अंग्रेज आदमी आकर खड़ा हुआ। वह था क्लार्क।
क्लार्क मुस्कुराते हुए उससे पूछता है, दोस्त इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अगर कोई मदद चाहिए तो बताओ, मैं यही काम करता हूँ। अमरजीत पहले थोड़ा झिझकता है लेकिन फिर अपनी परेशानी बता देता है। वह कहता है कि कई दिनों से ऑफिस के चक्कर लगा रहा है लेकिन कोई उसकी फाइल देखने को तैयार ही नहीं है। क्लार्क उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, चिंता मत करो, मेरे साथ चलो। दोनों एक कमरे में जाते हैं। अमरजीत कुर्सी पर बैठता है और जैसे ही सामने देखता है उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। उसके सामने खड़ा था एक मजबूत कद का आदमी। वह था रॉ का एजेंट मोहन। मोहन बिना कुछ बोले उसकी कॉलर पकड़ते हैं और उसे दीवार से चिपका देते हैं। फिर ठंडी आवाज में कहते हैं, भारत में 4 लोगों की हत्या करके यहाँ भागा है ना? मेरी बात ध्यान से सुन, अगर सच नहीं बोला तो इंग्लैंड की नहीं सीधे नरक की नागरिकता दिलवा दूंगा। मोहन की पकड़ और कस जाती है। क्लार्क सामने खड़ा होकर पूछता है, हमें हरबख्श के बारे में सब कुछ बताओ। डर के मारे अमरजीत का गला सूख जाता है। कुछ सेकंड बाद वह सिर हिलाता है और अगले ही पल तोते की तरह बोलना शुरू कर देता है। हरबख्श के संपर्क, उसके काम, उसके आने जाने वाले लोगों की जानकारी, सब कुछ वह उगल देता है। सब कुछ सुनने के बाद मोहन टेबल पर एक लिफाफा रखते हैं। उस लिफाफे में $100 के नोट भरे हुए थे। मोहन धीरे से कहते हैं, अगर हमारे लिए काम करेगा तो नागरिकता भी मिलेगी और बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। डर और लालच दोनों ने अपना काम कर दिया था। अब अमरजीत भी रॉ के लिए काम करने लगा। कुछ महीनों बाद लंदन में संजीव जिंदल की मुलाकात मोहन और क्लार्क से होती है। मोहन उन्हें अमरजीत वाली पूरी कहानी बताते हैं और हरबख्श के खिलाफ जुटाए गए सबूत भी दिखाते हैं। इन सबूतों को देखकर जिंदल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वह तुरंत कहते हैं, इन्हें ब्रिटिश पुलिस के हवाले कर दो। कुछ दिनों बाद ब्रिटिश पुलिस हरबख्श के फ्लैट पर रेड मारती है, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंचती है तो हरबख्श वहां नहीं होता। उसे पहले ही खबर मिल चुकी थी और वह पाकिस्तान भाग चुका था। यह खबर सुनते ही जिंदल के कान खड़े हो जाते हैं। कहीं न कहीं उनका प्लान लीक हो चुका था। दरअसल ISI ने अमरजीत को पकड़ लिया था और उसने लगभग सब कुछ बता दिया था, लेकिन अपने बच्चों के बारे में सोचते हुए उसने मोहन और क्लार्क का नाम नहीं बताया। इसी वजह से ऑपरेशन अभी भी जिंदा था, लेकिन अब जिंदल समझ गए थे कि समय बहुत कम है। दूसरी तरफ सोफी और हरप्रीत आहूजा अमेरिका में सेठी नाम के एक बिजनेसमैन तक पहुंच चुके थे। सेठी वही आदमी था जो ISI को करोड़ों की फंडिंग दे रहा था। सोफी ने उसे साफ शब्दों में धमकी दी कि अगर उसने उनकी मदद नहीं की तो उसके सारे सबूत अमेरिकी एजेंसियों को दे दिए जाएंगे। सेठी डर गया और आखिरकार जिंदल की टीम में शामिल हो गया। कुछ महीनों बाद खबर आती है कि हरबख्श पाकिस्तान में एक सड़क दुर्घटना में मारा गया है। नेटवर्क की एक और कड़ी टूट चुकी थी, लेकिन असली शिकार अब भी जिंदा था, अब्दुल खान। जुलाई 1986 में पेरिस में जिंदल, सोफी और आहूजा की मुलाकात होती है। इस बार सेठी भी उनके साथ होता है। जिंदल के सामने बैठते ही सेठी एक सीडी टेबल पर रखता है और कहता है, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। इस सीडी में ISI के पूरे नेटवर्क की जानकारी कैद थी। भारत में दंगे भड़काने वालों के नाम, उनकी लोकेशन और उनके ISI हैंडलर तक की जानकारी इसमें मौजूद थी। और सबसे अहम बात यह थी कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे 2 नाम साफ दिखाई दे रहे थे, संधू और अब्दुल खान। जिंदल समझ गए कि अब खेल पलटने वाला है। उन्होंने तुरंत ये सबूत ब्रिटेन के होम सेक्रेटरी तक पहुंचा दिए। कुछ ही दिनों बाद ब्रिटिश पुलिस भारी सुरक्षा के साथ संधू के घर पहुंचती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। खान को अभी भी लगता था कि वह पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन उसे पता नहीं था कि जिंदल धीरे धीरे उसके पूरे नेटवर्क को अंदर से खोखला कर चुके थे। अब बस आखिरी वार बाकी था। करीब 1 साल तक जिंदल खान पर नजर रखते रहे, लेकिन खान अपने किले जैसे घर से बाहर नहीं निकलता था। उधर भारत में आतंकी हमले लगातार बढ़ते जा रहे थे। जिंदल समझ चुके थे कि जब तक खान जिंदा है यह नेटवर्क पूरी तरह खत्म नहीं होगा। फिर एक दिन जिंदल का फोन बजता है। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आती है, साहब सिद्दीकी बोल रहा हूँ, खान पाकिस्तान आया है। और फोन कट जाता है। जिंदल तुरंत समझ जाते हैं कि यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। खान कुछ दिनों के लिए अपने परिवार से मिलने पाकिस्तान आया था। उसकी रोज की आदत थी कि वह सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने जाता और उसके बाद मंडी से सब्जियां खरीदकर करीब 9 बजे घर लौटता। आज भी वह वही कर रहा था। मंडी में खड़ा वह सब्जियां खरीद रहा था। तभी पीछे से
एक मोटरसाइकिल आकर रुकती है। 2 आदमी हेलमेट पहने बैठे हैं। उनमें से एक आवाज लगाता है, जनाब मुर्गा हलाल किया है कभी? खान हंसते हुए पीछे मुड़ता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बंदूक पर पड़ती है उसकी हंसी तुरंत गायब हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि मौत सामने खड़ी है। अगले ही पल वह अपनी सब्जियों का थैला बंदूक पर मारता है और दौड़ पड़ता है। पाकिस्तान की उन तंग गलियों में ISI का यह खूंखार आदमी अब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। कुछ देर बाद मोटरसाइकिल वाले गायब हो जाते हैं। खान दीवार से टिककर सांस लेने लगता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह सोचता है कि आज तो वह बच गया, लेकिन तभी वही मोटरसाइकिल फिर उसके सामने आकर रुकती है। इस बार उनमें से एक आदमी कहता है, मुर्गा तू ही है, और अगले ही पल लगातार 9 गोलियां उसकी छाती को चीर देती है। ISI का यह कसाई, जो भारत में हजारों मासूमों की मौत का जिम्मेदार था, आज पाकिस्तान की उसी गली के गंदे नाले में मुंह के बल पड़ा हुआ था। उधर पेरिस में संजीव जिंदल का फोन बजता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, ऑपरेशन हॉर्नेट सक्सेसफुल। 3 साल से अपने परिवार से दूर देश की रक्षा के लिए काम कर रहे जिंदल की आंखों में आज खुशी के आंसू आ जाते हैं। उन्होंने भारत के एक बड़े दुश्मन को खत्म कर दिया था। उस रात जिंदल, मोहन, क्लार्क और सोफी ने मिशन की सफलता का जश्न मनाया। दोस्तों, हमारे देश की सुरक्षा सिर्फ सरहदों पर खड़े सैनिक ही नहीं करते। कुछ ऐसे गुमनाम योद्धा भी होते हैं जिनके नाम दुनिया कभी नहीं जान पाती। ये लोग परछाइयों में रहकर काम करते हैं, अपनी पहचान, अपनी जिंदगी और कई बार अपने परिवार तक को दांव पर लगाकर, ताकि हम अपने घरों में चैन की नींद सो सके। बाकी आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर रॉ से जुड़े और ऑपरेशन की वीडियो आपको देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद।